नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका आपके अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद दुआ आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज से हम अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसके तहत हमें कंडक्टिंग मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। 16 या 17 की वो लिस्ट है जिससे रिलेटेड एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बहुत छोटी सी लिस्ट है, उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और इंसुलेटिंग मटेरियल उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका आता है और ओवरऑल इस यूनिट से 3 से 4 नंबर का सिलेबस कवर होगा और साथ में ये जो आप कंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और ये इंसुलेटिंग मटेरियल जो आप पढ़ोगे ना, वो पूरे अपने सिलेबस के दौरान रिपीट होते रहेंगे। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में जब एटॉमिक नामक टॉपिक मैं करा रहा था, तो उसके तहत मैंने 4-5 जो तत्व थे, एलिमेंट थे, उनके परमाणु क्रमांक याद करने को कहे थे और मैंने कहा था कि ये आपके कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर आते हैं और पूरे सिलेबस के दौरान उनको आप देखोगे। सेमीकंडक्टर में सारी की सारी आपकी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपेंड करती है, तो वहाँ उनको देखोगे। इंसुलेटिंग मटेरियल कुछ अलग है, जहाँ भी विद्युत धारा होगी, वहाँ पर सेफ्टी के पर्पज़ से हम इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल है सारे भाई इंजीनियरिंग किस पे है? मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड करती है। चाहे आप ट्रांसमिशन लाइन लो, चाहे आप घरों में देखोगे इसका रोल, चाहे आप पावर जनरेटिंग स्टेशन में देखोगे तो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई मटेरियल यूज़ हुआ नज़र आएगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और सिलेबस की अच्छे से गहन अध्ययन करने के लिए भी इन मटेरियल का अच्छे से जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो बच्चे वैसे तो ये यूट्यूब पे मैंने क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट की है, क्योंकि कुछ एक डेमो के तौर पर क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूँ कि मात्र ₹499 में कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपको करवाई जा रही है। अपनी ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वीर कॉन्सेप्ट के नाम से अपनी ऐप है। उसमें ₹499 में ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। जिसके तहत अभी एक यूनिट हम पूरी करके सेकंड यूनिट में आ चुके हैं। पिछली यूनिट थी वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसके तहत मैंने एटम, चार्ज, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक टर्मिनोलॉजी यानी कि वैद्युतिक शब्दावली को बहुत अच्छे से फिनिश किया है। होप सो जिन बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल किया होगा उन्होंने क्लास के बाद पीडीएफ और जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो गई तो पूरी पीडीएफ को एक साथ पढ़ा भी होगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मात्र ₹499 में आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। एक बार मैं ये आज पूरी क्लास तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूँ जितनी यथासंभव पॉसिबल है। ये जो पीडीएफ है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कंडक्टिंग मटेरियल आपको नज़र आएँगे। आज जितना मेरे से पूरा होगा इस क्लास में घंटा सवा घंटे की क्लास में, जो यूट्यूब पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवानी है, आप इस देखोगे कि भई अगर इन चीज़ों को आप लिखने बैठोगे तो क्या पता कितना ही टाइम लग जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक-एक पॉइंट पे खुद की बनाई हुई पीडीएफ है ये, एक-एक पॉइंट पे मैं वर्क करके आता हूँ कि बच्चों को कैसे लिंक करके पढ़ाया जाए और कैसे ही क्लास के अंदर याद करवाया जाए। तो चालकों के अंदर ये है 16-17 की लिस्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। हालाँकि इनसे रिलेटेड ही अपना क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर आपके सिल्वर से, कॉपर से, एल्यूमीनियम से, गोल्ड, प्लेटिनियम और आयरन से। लेकिन ये जो बाकी मटेरियल है, इनसे रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं क्योंकि इनके अंदर भी कोई विशेष प्रॉपर्टी है। किसी का गलनांक बहुत ज़्यादा है, किसी का गलनांक बहुत कम है, किसी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हैं क्या? वो आज की इस क्लास में कवर करवाया जाएगा। फिर इन्हीं को फिर डिटेल से पढ़ाया गया है। जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, फिर उसके बाद एल्यूमीनियम हो गया, फिर उसके बाद गोल्ड हो गया, फिर उसके बाद प्लेटिनियम हो गया, फिर उसके बाद आपका लोहा हो गया, है ना? फिर उसके बाद आपका पारा, टंगस्टन, है ना? फिर जिंक, तो ये सारे के सारे जो आपके कंडक्टिंग मटेरियल है, उनको इतने डिटेल से और इतनी शिद्दत से करवाया जा रहा है। ना सिर्फ ये एक टॉपिक की पीडीएफ है, मैं आपको इस पीडीएफ के सहारे ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक टॉपिक को इतने डिटेल से और इतने शिद्दत से ही करवाया जा रहा है और वो एकमात्र फाउंडेशन बैच में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो जो बच्चा इनरोल करना चाहता है तो 499 में यूट्यूब पे वाले बच्चों को मैं विशेष करके आपसे बस इतना सही है, ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा कोई पब्लिसिटी की जा रही है, ये बस इतना सा बताया जा रहा है कि ये फाउंडेशन बैच और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं इसी फाउंडेशन बैच में डाल रहा हूँ, वो कीजिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं का सॉल्यूशन फिर यूट्यूब पे 5000 प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें मैं कराऊँगा। ठीक है, तो थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चनों को लगा लीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर भी अगर आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना है, तो टेस्ट सीरीज़ वाला एक फ़ोल्डर है, उसमें 50 मॉक टेस्ट है, मात्र ₹99 में। इसके तहत आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ-साथ
हरियाणा जीके के, इंडिया जीके के और कंप्यूटर के 1500 क्वेश्चन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेस्टों के साथ देता हूँ, उसको आप लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और क्या पढ़ने वाले हम? इंजीनियरिंग मटेरियल्स। क्या पढ़ने वाले जी? इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जिसके तहत कौन कौन से मटेरियल आप पढ़ोगे? चालक। ये जो पीडीएफ दिखाई है ये सिर्फ चालक की थी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा क्योंकि वो अपने सिलेबस का आगे चलकर सिलेबस को अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। लेकिन जो चीज मैं ये कहूंगा ना कि ये पेपर में आई है इसको याद कर लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिए, बस वही याद करनी है और बाकी को सुनते हुए चलना है। जो चीज पे मैं फोकस करके कहूँ कि भाई ये याद करने है उसको याद कीजिए, बाकी चीजों को जस्ट सुन लीजिए, सुनने मात्र से भी काम बन जाएगा। तो कौन कौन से मटेरियल हमें पढ़ने हैं जी? चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक की 15-16 की लिस्ट है, उसको अच्छे से पढ़ना है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक की 3 से 4 या 5 ही मटेरियल पढ़ने हैं। कुचालक में हमें 10 से 12 मटेरियल पढ़ने होते हैं और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कवर करना होता है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल के तहत ये जो लिस्ट बनी है ये किस बेस पे बनी है बताइए जरा। वही वापस जाना पड़ेगा आपको फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एटम आप पढ़ रहे हो ना, ये एटम आगे चलकर अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल बने हैं वो सारे के सारे उसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो, उसी के बेस पे इंजीनियरिंग मटेरियल बने हुए हैं। कैसे? समझिए इस बात को। वो कहता है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालकों, कुचालकों, अर्धचालकों के बाह्यतम कोक, सबसे बाहरी जो कक्ष है, में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं इनकी संयोजकता को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? संयोजकता। संयोजकता को कुछ ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जितने ज्यादा अच्छे से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जितने अच्छे से जाएंगे, इसका मतलब चार्ज उतने अच्छे से जा रहा है, और चार्ज जा रहा है तो इसका मतलब धारा का प्रभाव हो रहा है, और धारा का प्रभाव अच्छे से हो जाए वो आपका चालक है। जिसमें से धारा का प्रभाव असमंजस में हो, टेम्परेचर बढ़ने के बाद अच्छे से हो, वो आपका सेमीकंडक्टर अर्धचालक, और जिसमें धारा का प्रभाव ना ही हो वो आपका क्या है? कुचालक। समझ गए मेरी बात को? तो वो ये लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही आपके फ्री होकर जब मूव करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, उसको चार्ज या एनर्जी कहते हैं। और आपको पता होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज या एनर्जी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और जबकि इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई से लो की तरफ आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये पिछली यूनिट में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तो धातुओं की संयोजकता कितनी होगी भाई? लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात उन्हीं को समझ में आ रही होगी जिन्होंने स्टार्टिंग से बीट को पकड़ा है और स्टार्टिंग से क्लास लगा रहे हैं। अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होगी? 4। सेमीकंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में 4। और कुचालकों की संयोजकता कितनी होगी? कुचालकों की संयोजकता होगी 8। तो क्या बना? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये बन गए इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कि अभियांत्रिकी पदार्थ। आप कहोगे सर, आप कह रहे हो कि लास्ट ऑर्बिट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी संयोजकता होगी। नहीं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होकर जितने ज्यादा मूव करेंगे वो उसकी चालकता को रिप्रेजेंट। मौजूद तो आपके इंसुलेटर में, कुचालक में 8 है। ये 8 ना तो किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे ना तोड़ेंगे, ये कहेंगे भाई अपन तो पूरा पैक है, सामाजिक टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, इस वजह से कुचालक है। सेमीकंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो या तो बॉन्ड बनाएंगे या तोड़ेंगे, 4 बुलाएंगे या 4 जाएंगे, इस असमंजस में रहेंगे वो, इस वजह से इतनी अच्छी से उनका प्रवाह। जबकि धातुओं में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहता है? एजी, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। सिल्वर के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या? 47 को पुट करते आएंगे तो लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लास्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो संयोजकता कहलाता है। अब बताओ कि बाहर से बॉन्ड बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 को बुलाए या एक खुद चला जाए? सिंपल सा है क्वेश्चन, तो कि भी 7 को बुलाए बॉन्ड बनाने के लिए या एक खुद चला जाए। ईगो पे नहीं लेना, एक खुद चला जाए। इसका मतलब कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं, चालक जो होते हैं, धातु जो होते हैं, उनके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर से बुलाएंगे तो ज्यादा बुलाने पड़ेंगे, इससे अच्छा वो खुद चले जाते हैं। खुद जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन बहने लग गया तो आपका चार्ज या एनर्जी बहने लग गई और धारा बहने लग गई। तो सबसे बेस्ट किसकी होती है? धातुओं की, कंडक्टिंग मटेरियल की। सब मीडियम किसकी होती है? आपकी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की। और सबसे कम किसकी होती है? आपकी कुचालक की। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
क्लियर है सर, ठीक है। तो इस संयोजकता के बेस पे हम इंजीनियरिंग मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार, संयोजकता के अनुसार वैद्युतिक पदार्थ को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला बोलिए क्या बोलेंगे? सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? चालक। चालक की संयोजकता बताइए, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो लास्ट बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इसकी क्या कहलाएंगे? संयोजकता। अचालक, बीच में अचालक आ गया पहले, अचालक यानी कि जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अर्धचालक, जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये असमंजस की स्थिति है या कुछ चले। क्लियर है? तो संयोजकता के बेस पे इंजीनियरिंग मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। संयोजकता क्या है? किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। 1, 2, 3 है तो कंडक्टर है, 4 है तो सेमीकंडक्टर है, और अगर 8 या 8 से अधिक है तो वो आपका इंसुलेट। तो अब इनको थोड़ा-सा हम डिवाइड करते हैं। हालाँकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आगे सिलेबस में बार-बार रिपीट होती रहेगी। अब तुमको नहीं पता होगा कि प्रतिरोधकता क्या है, और जिनको पता है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जिनको नहीं पता तो क्या उनको समझ में नहीं आएगा? आएगा। मैं थोड़ा-थोड़ा एग्ज़ाम्पल देता रहूँगा, लेकिन अभी मैं मान के चलता हूँ कि इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होगा, नहीं होगा तो फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चालक, अचालक और अर्धचालक, हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, और मेनली डिफरेंस किस पे होगा कि भाई एक तो संयोजकता के बेस पे देख लिया, कहता है कि इनके परमाणुओं के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 3 होगी, तो वो आपका चालक होगा। दूसरे किस बेस पे? दूसरा बेस पे होगा इनके प्रतिरोधकता के, कि भाई किसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, किसकी प्रतिरोधकता कम होगी। प्रतिरोधकता क्या है? धारा के प्रवाह में बाधा जो डालता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। वो तो एक मटेरियल होता है। मटेरियल की वजह से भी आपका धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, जैसे रोड पर आपके स्पीड ब्रेकर हो गया, वो आपकी स्पीड को लिमिट करेगा। जो आपकी धारा के प्रवाह को रोकने के लिए कोई मटेरियल लगा रहे हैं वो तो आपका है रजिस्टर, और उस रजिस्टर के अंदर जो गुण है उसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। वो तो एक मटेरियल लगा दिया। लेकिन कभी कभार तार की वजह से, जैसे मान के चलो भाई आगे ऐसे सोचो कि गोलाई है, गोलाई की वजह से भी तो स्पीड कम करनी पड़ती है ना। जरूरी नहीं कि हर बार ब्रेकर की वजह से ही करो। हो सकता है कि बहुत तेज हवा चलने लग गई, उस वजह से भी करनी पड़ती है। कहने का मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं अपनी स्पीड को कम करने के लिए, ब्रेकर ब्रेकर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जो मटेरियल यूज किया वो तो रजिस्टर, उसके अंदर रजिस्टिविटी का गुण, धारा के प्रवाह को रोकने का गुण। कभी कभार चालक तार की वजह से भी रजिस्टिविटी आ जाती है, जैसे तार का पतला होना। तो जितनी पतला तार होगा उतना ही उसका धारा के प्रवाह को बहने में बाधा आएगी। जैसे जितनी पतली गली हो उसमें से उतने ही कम लोग एक साथ गुजर सकते हैं। जितनी चौड़ी गली होगी एक बारात इकट्ठी गुजार दो। समझ गए इस बात को? तो दूसरा जो डिफरेंस होगा वो इनकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब धारा के प्रवाह में बाधा, चालक मटेरियल की वजह से भी हो सकती है। कोई आपके हो सकता है कि भाई किस प्रकार के इन्वायरमेंट है उसका, उसके ऊपर कंडक्टिविटी कितनी है, इस बेस पे भी हो सकती है। धारा के प्रवाह को आसानी होती है, मतलब ये कंडक्टिविटी को ही बताता है। और एक होता है कि तापमान के साथ इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इन तीनों मटेरियल को डिवाइड कर रहे हैं इन बेस पे। ये कोई यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये अपने टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चालक पता लग गया कि ये पढ़ा के आया हूं कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो चालक के अधिकतम कितने होंगे? 3 होंगे। अचालक में कितने होंगे? 5 और 3 8 होंगे। और कुचालक में अर्धचालक में कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। चालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम होगी। ये समझ लो कि अगर बेस्ट कोई चालक है, आइडियल कोई चालक है, आइडियल के केस में आपकी प्रतिरोधकता, आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन आइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं है ना। लेकिन समझिए कि धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है उसे प्रतिरोधकता ही समझेंगे, एक प्रकार का गुण है वो। प्रतिरोध आपका एक पदार्थ है और प्रतिरोधकता उसकी गुण है। ठीक उसी प्रकार से मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता आ जाती है। तो चालकों के अंदर वो बहुत कम होती है, अचालकों के अंदर वो मैक्सिमम होती है, धारा को जाने ही नहीं देगी अपने अंदर से। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। और अर्धचालकों, इनकी प्रतिरोधकता मध्यम होती है। तो इसी वजह से इसको किसके बीच में रखते हैं? चालक और अचालक के बीच में रखते हैं। तीसरा जो फैक्टर है, इसमें धारा प्रवाह आसानी से हो जाती है, यानी कि जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी, प्रतिरोधकता जिसकी कम होगी, इसका मतलब धारा का प्रवाह उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। वही मैं ये कहूं कि जिसपे रोड पर कोई बाधा नहीं है तो इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है तो इसकी धारा का प्रवाह इसमें क्या होगा? इसमें मीडियम है प्रतिरोधकता, तो इसकी प्रतिरोधकता मध्यम होती है। इस वजह से इसमें धारा का प्रभाव मध्यम ही होगा, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, मतलब कम के सेंस में बोल सकते हैं। तापमान बढ़ने पर चालकों के अंदर एक कमी भी है।
चालकों के अंदर क्या है, एक कमी भी है, और कमी पता है क्या है कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध का बढ़ना मतलब धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। इसी वजह से जो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सारी की सारी किस मटेरियल पर डिपेंड है, सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध अर्धचालकों के अंदर एक गुण होता है, तापक्रम के बढ़ने पर इनका प्रतिरोध कम होता है। सर फिर इंसुलेटर क्यों नहीं यूज कर रहे? भाई धारा का प्रवाह करवाना है, धारा का प्रवाह करवाना है, तभी तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब धारा का प्रवाह होगा तभी तो कुछ बता पाएंगे, कोई प्रोग्रामिंग कोई प्रोसेसिंग होगी। तो वो अर्धचालकों पे है, डिपेंड है। क्यों? क्योंकि इनके टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान कम होना मतलब धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होना। जबकि अचालकों के अंदर भी ये गुण है, लेकिन ये गुण इनके अंदर कोई रोल ही प्ले नहीं करता। क्यों नहीं करता? प्रतिरोध कम तो होगा, कह रहे कि तापमान के बढ़ने पर इनका प्रतिरोध कम होता है, कम तो होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि चालकता आ जाए, इतना कम नहीं होगा कि चालकता आ जाए। अच्छा, ये जो प्रतिरोध है यही एक रोल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रोल फैक्टर होते हैं धारा के प्रवाह के लिए। प्रतिरोधकता उसमें से एक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रोल है कि किस प्रकार का मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्योंकि खुद की कंडक्टिविटी जिसे हम चालकता कहते हैं वो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो मेनली डिफरेंस समझ गए चालक, अचालक और अर्धचालक में। चालक की संयोजी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3, अचालक में 8 और अर्धचालक में मैक्सिमम 4। प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा। इसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसमें मीडियम होगा, प्रतिरोध भी मीडियम और धारा का प्रवाह भी मीडियम। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है चालक का। इस वजह से हम चालक को ना यूज करके किसका यूज करते हैं, अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। किसके अंदर? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, लेकिन इतना नहीं घटता कि आपकी धारा का प्रवाह हो जाए। और इसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, धारा का मान ज्यादा होता है। इस वजह से इसका एक अच्छा गुण है। हीट प्रकार का है ये। संयोजकता कुछ ऐसी थी कि लास्ट ऑर्बिट में 4 थे, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे धारा का प्रवाह होगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्योंकि धारा का प्रवाह होना मतलब चार्ज या एनर्जी का प्रवाह होना, जहां चार्ज या एनर्जी होती है वहां पर उष्मा जनरेट होती है, और वही आपके टेम्परेचर को बढ़ाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी अच्छाई और निकल के आएगी। क्लियर है? अब है जी चालक। किसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं? चालक। क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पिछले चैप्टर में भी मैंने कवर करवा दिया था संयोजकता से रिलेटेड। अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि चालक, कि चालक कौन सा है। चालक के अंदर आपने मेन बात तो पढ़ ली कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता बहुत ज्यादा होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे? कि लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 है, वो बहुत ही इजीली फ्री होकर मूव करने लग जाएंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चालक में ज्यादा होगी। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही इसकी क्या बनेगी, चालकता बढ़ेगी। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा आपका आवेश या चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, उतनी आपकी धारा का प्रवाह होगा। जितना इसका मतलब धारा का प्रवाह अच्छे से होना तो उसकी चालकता को बताएगा, और चालकता को बता रहा है तो वो कौन सा मटेरियल है, चालक मटेरियल है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता वाले पदार्थ को चालक कहते हैं। जिन पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। मतलब ये दो डेफिनेशन के तौर पर बोल रखा है यहाँ। एक तो जहां जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो वो चालक है, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का प्रवाह वो भी आपके चालक है। बात तो एक ही है ना, चाहे कान को ऐसे पकड़ लो और चाहे घुमा के ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही कि कान को पकड़े। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहुलकता वाले, और बहुलकता ज्यादा है मुक्त इलेक्ट्रॉन की, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बहुत अच्छे से होगा। अच्छे से होगा तो इसका मतलब वो आपका चालक कहलाएगा। ठीक है? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होती है, जिसे क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, जो पीछे हम पढ़ के ही आए हैं। चालकों की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित कम आकर्षण बल से बंधे इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। सारी वही बात है, कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी आप जानते हो, क्योंकि तुमको पता है, कोई नई बात नहीं है। परेशान मत होया करो कोई लाइन को पढ़कर, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे और पीछे का थोड़ा सा याद करोगे तो आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसने क्या बोला है, चालकों की चालकता, कि भी उसकी चालकता किस पे निर्भर करेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब वो नाभिक से दूर हो, नाभिक से दूर हो और साथ में नाभिक जो इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल से खींचे होते हैं। लेकिन वो लास्ट वाले ऑर्बिट में है, तो नाभिक का जो आकर्षण बल लगता है जिसे वो अपनी तरफ खींचता है वो बहुत कम होता है। तो बोलता है कि चालकों की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित कम आकर्षण
बाहर जो उपस्थित है ना इलेक्ट्रॉन, उन पे क्या लगेगा, कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ऑर्बिट में, तो नाभिक का जो नाभिकीय बल है वो उन पे बहुत कम काम करता है, और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो बहुत इजीली फ्री होकर मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। अधिकांश धातुएं जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि क्या है, चालक पदार्थ है, कंडक्टिंग। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे, कंडक्टिव मटेरियल की लिस्ट पे जाएंगे। उससे पहले हम देखते हैं चालकों के गुण, और एक कंपैरिजन मेरे को और कराना है, एक कंपैरिजन मेरे को और कराना है, चालक, अचालक और अर्धचालक, एक कंपैरिजन और करवाना है, वो है एनर्जी गैप के अनुसार, उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि चालक के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। जो भी कोई चालक पदार्थ लगाओ आप, चाहे सिल्वर, आप देखो जो सोना लगाने लग जाओ, सोने के अंदर जो अच्छे गुण है वो ये है कि इस एक बहुत ही छोटी मात्रा से, सोने की 1 ग्राम से आप कितना ही लंबा तार खींच के बना सकते हो, या फिर आप बहुत ही कम सोने से पीट पीट के, ये इसके गुण है। इसको तन्यता बोलते हैं, किसी को उसका आघातवर्धन बोलते हैं, टेक्टाइल, और ये ऐसे कुछ नाम आएंगे जो आगे मैं आपको बताऊंगा। पीट पीट के पतली आप चादर बना सकते हो बोतल की। लेकिन क्या सोने को हम हर जगह यूज कर सकते हैं? आज के टाइम में सोने का रेट पता है आपको, 1.25 लाख को क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब वो गुण, इसके अंदर अच्छाई तो है कि लंबे तार बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं, लेकिन महंगा बहुत ज्यादा है, चोरी होने का खतरा है। दूसरी बात, हम चालक के तौर पर यूज तो कर लेंगे, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा इसकी चालकता कितनी है। भाई इसकी चालकता, महंगा होने की जरूरी नहीं कि हर महंगी चीज के अंदर बहुत अच्छे गुण हो, महंगा तो है ना, और इसके अंदर लंबे तार भी और पतली चादर भी बन सकते हैं, लेकिन चालकता इतनी अच्छी नहीं है। इससे अच्छा चालकता पता है किसकी है? कॉपर की है। और कॉपर से अच्छी चालकता पता है किसकी है? सिल्वर की है। तो क्या फिर सिल्वर को हर जगह लगाएंगे? नहीं भाई, सिल्वर तो फिर भी महंगा है, तो चांदी को ना यूज कर, फिर किसका यूज करेंगे? कॉपर। लेकिन क्या कॉपर सब जगह लगा लेंगे? नहीं, कॉपर में भी एक कमी है, क्योंकि वो भी कॉस्टली है, कोई चुरा के ले जाएगा, कॉपर चोरी हो जाती है, तो फिर किसकी तरफ जाते हैं? एल्यूमिनियम पर। ये जो बातें मैंने पिछले 2-3 मिनट में पढ़ी है ना, यही पेपर में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके अंदर कौन सा गुण है और कौन सा अवगुण है, वो गुणों को अब छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर इंडिविजुअली हम उनको पढ़ेंगे। समझ रहे? तो चालकों के अंदर क्या गुण है उनके बारे में बता रहे हैं। चालक सबसे पहले तो क्या होना चाहिए भाई, जेब के बजट को मैच खाता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। एक ही लाइन में कवर करूंगा, सस्ता होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। भाई आपकी यहाँ उपलब्ध ही ना हो, है ना, आपके वो मिले ही ना, सस्ता तो है लेकिन आपके यहाँ मिले ही ना, बाहर से एक इंपोर्ट करना पड़े, और इंपोर्ट करने में क्या पता कितना टाइम निकल जाए, तो आप वेट थोड़ी ना करोगे, और आपको तो ये टास्क पूरा करना है बहुत जल्दी। तो सस्ता, सरलता से उपलब्ध, जिससे से सामान्यतः विद्युतीय कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, सस्ता और सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, वही आप चालक पदार्थ का प्रयोग करेंगे। फिर कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, वह चालकता अधिक होनी चाहिए। अच्छा, प्रतिरोध क्या है? धारा के प्रवाह को रोकने वाला। विशिष्ट प्रतिरोध, उसको हम प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं उसको? रेजिस्टिविटी। किसके नाम से जानते हैं? रेजिस्टिविटी से। कोई भी चालक पदार्थ है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? उसकी रेजिस्टिविटी होनी चाहिए कम से कम। क्या होनी चाहिए भाई? कम से कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कम से कम? क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी कम होगी उतनी ही ज्यादा धारा का प्रवाह होगा। और उसकी चालकता, चालकता को क्या बोलते हैं? चालकता को बोलते हैं कंडक्टिविटी। मतलब एक तो धारा के प्रवाह में बाधा डालती है, वो तो है रेजिस्टिविटी, और एक है जो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड कराती है, सहयोग करती है। जैसे आपने देखा होगा, रोड पर जब तुम किसी से रास्ता पूछते हो, तो एक तो वो होता है कि तुमको मतलब बेफालतू का परेशान, आपने कहा कि बताइए कि भाई ये एड्रेस कहाँ है, A42 है ना, ये एड्रेस कहाँ है, तो उसने कहा क्यों, यही काम है क्या मेरा, यही काम खातर बैठे हो, ठीक है, बता दे यार भाई प्लीज बता दे, लेट हो रहा हूँ, ठीक है, सीधा जा, इधर इधर मुड़ के इधर, गलत बता दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपको उसने मिसगाइड कर दिया, मतलब आपकी मंजिल तक पहुंचने में उसने आपको रोका है। दूसरा एक ही होता है कि भी एड्रेस A42 का है, बोले अच्छा यार ठीक है, चलो मैं जा तो उस साइड रहा था, चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ नए हो, अनजान हो, आप ऐसे गुम हो जाओगे, चलो मैं, ये क्या है, ये आपकी सुविधा प्रोवाइड। तो धारा के प्रवाह में एक तो होता है रेजिस्टिविटी जो रोके, रेजिस्टिविटी को कम से कम करना है ताकि धारा का प्रवाह अच्छे से अच्छा हो। एक होता है कंडक्टिविटी जो सहयोग करे धारा के प्रवाह में, सुगमता प्रोवाइड कराए, वो क्या करनी है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि धारा का प्रवाह क्या हो, मैक्सिमम हो, है ना। तो कोई चालक है उसके अंदर रेजिस्टिविटी कम से कम होनी चाहिए, और उसके अंदर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि धारा का प्रभाव आसानी से हो सके, जिसके जिससे कि वोल्टेज की गिरावट तथा विद्युत शक्ति की खपत कम हो।
अच्छा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या करती है, धारा को उष्मा के तौर पर नष्ट करती है। धारा को उष्मा के तौर पर नष्ट कर रही है, यानी कि धारा को कम कर रही है, तो कहीं ना कहीं वोल्टेज ऊर्जा खपत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी कम हो, कंडक्टिविटी ज्यादा हो, यानी कि धारा का प्रभाव अच्छे से हो जाएगा, कोई भी उष्मा के तौर पर नष्ट नहीं हो रही, कोई भी खपत नहीं हो रही, बीच में कोई भी लाइन लॉस वगैरह नहीं हो रहा। चालक तार बहुत अच्छा है, अच्छा चौड़ा मोटाई का है। अब आप कहोगे मोटाई और पतलाई से क्या फर्क है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा, फिलहाल आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ये रेजिस्टिविटी कम हो और कंडक्टिविटी ज्यादा, तो इसकी वजह से वोल्टेज की गिरावट तथा विद्युत शक्ति की खपत कम हो। चालक तन्य, तन्य का मतलब समझते हो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सोने का जिक्र किया। चालक के अंदर तन्यता का, डक्टाइल का गुण होना चाहिए, जिससे कि उसके द्वारा महीन तार, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसे पीट पीट कर एक तो होता है चादर बनाना और एक जिसको खींच कर लंबे तार बनाना। डक्टाइल का मतलब तन्य, तन्य मतलब तन्य, तन्य तन्य तंतु, तंतु मतलब पतला, ऐसे याद कर लो, तन्य तंतु, तन्य से तन्नु, तन्नु तंतु, तंतु मतलब बहुत पतला होता है ना, छोटे छोटे महीन। तो कह रहे हैं कि चालक के अंदर ये गुण होना चाहिए कि भाई उसको खींचकर बहुत पतले पतले लंबे तार बनाए जा सके, ठीक है। और उसके चोक, आर्मेचर आदि बाइंडिंग कार्यों में प्रयोग ले, आर्मेचर बाइंडिंग जो बनाते हैं, चोक बनाते हैं, उसके तार बहुत पतले पतले हैं, तो उसको बनाने के लिए उस चालक के अंदर कैसा गुण होना चाहिए, तन्यता का गुण होना चाहिए, यानी कि डक्टाइल होना चाहिए। और क्या गुण होना चाहिए, चालक के अंदर, चालक के अंदर ना आघात वर्धन, यानी कि मेलाबिल, क्या बोलेंगे, मेलाएबल, यानी कि उसको पीट पीट कर पतली चादर बनाने का भी गुण होना चाहिए, जिसके आवश्यकता अनुसार चादरें व पतियां बनाई जा सके। एक तो लंबा तार खींच के बना लो, और दूसरा पीट पीट के उसको, यानी कि आघात वर्धे होना चाहिए कि पीट पीट के उसकी पतली चादर बनाई जा सके। सस्ता भी सरलता से उपलब्ध हो, रजिस्टिविटी कम हो, कंडक्टिविटी ज्यादा हो, डक्टाइल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मेलाएबल होना चाहिए, यानी कि आघात वर्धे होना। फिर कहता है कि चालक बहुत ही क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, है ना, यानी कि टफ होना चाहिए, जिससे कि उसके बने तार ओवरहेड लाइन, जो ऊपर की सिरों पर लाइन होती है ना, ओवरहेड लाइन बोलते हैं, प्रयोग में किए जा सके तथा खींचने में सरलता से न टूटे। कहने का मतलब ये ना हो कि इतने भुरभु ना हो भाई, ऐसे झटका दे, लचक आए और टूट जाए। खींचे जब हम जेसीबी वगैरह से जब पोल वगैरह खड़े करके तारों को खींचे जाते हैं, तो इसका मतलब इतने कमजोर ना हो कि थोड़ा सा ज्यादा खींचने पे वो तार टूट जाए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए। चालक ऐसा होना चाहिए कि उसको जोड़ों को सोल्डरिंग करना भी आसान हो, यानी कि जब दो तारों को जोड़ना पड़े, तो भाई उनकी सोल्डरिंग भी आसानी से हो जाए, है ना, सोल्डरिंग मटेरियल को बहुत इजीली वो कैच कर ले और एक अच्छा मजबूत जोड़ बनाए, और ऐसा जोड़ बनाए जिसमें से धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए, यानी कि सोल्डरिंग भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से कंडक्टिविटी पे कोई लॉस ना हो। ऐसा ना हो कि भाई कोई भी आपकी धारा का मान जो पहले सोल्डरिंग से पहले था, अब सोल्डरिंग के बाद वो कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि सोल्डरिंग के लिए भी सुगमता प्रोवाइड करे, ऐसे चालक पदार्थ का हमें प्रयोग करना है। चालक ऐसा होना चाहिए कि वह वातावरण के प्रभाव जैसे नमी, वर्षा, धूप आदि पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, इन चीजों पर उसका प्रभाव ना पड़े, ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल का हम प्रयोग में ला सकते हैं। हेलो, हाँ, हो गया, कॉल आ गई थी भाई एक बार। तो ये गुण किसके अंदर होने चाहिए, चालक के अंदर ये गुण मौजूद होने चाहिए। सस्ता व सरलता से उपलब्ध हो, कंडक्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम, डक्टाइल, आघात वर्धे, मेलाबल हो, और फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई वह टफ हो, आसानी से ना टूटे, और चालक ऐसा होना चाहिए जिस पर सोल्डरिंग करना आसान हो, और उस पर बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, नमी, वर्षा, धूप आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, उससे वो अप्रभावित। अब बात करते हैं कि जो चालक है, उसके अंदर एक पॉइंट हमने देखा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। वो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, वहां बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं इन सब के बारे में बताऊंगा, सेमीकंडक्टर, वहां पी टाइप, एन टाइम, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, बहुत अच्छा मैं बताऊंगा, और उस पोर्शन को भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अब मेरे कहने से ना, एक बस छोटा सा याद कर लीजिए कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, संयोजी बैंड के अंदर, जिन्हें हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। लास्ट वाले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड यानी बैलेंस बैंड बोलते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और वो फ्रीली मूव होकर संयोजी बैंड से किस में जाएंगे, कंडक्टिंग बैंड में जाएंगे। कंडक्टिंग बैंड में जाने का मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। किस बैंड में जा रहे हैं उस बात को छोड़ दो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, यानी कि चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव है, तो उसके विपरीत दिशा में आपके धारा का प्रभाव हो जाएगा। लेकिन वो अगर अंदरूनी तौर पे देखा जाए, तो वो आपके बैलेंस बैंड से उठकर किसकी तरफ जाते हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं। तो आप देखोगे जो कंडक्टर होते हैं ना, उसका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ना, दोनों चिपके होते हैं, उनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होती। एनर्जी गैप मतलब ऊर्जा अंतराल। आज कम्युनिकेशन के दौर पर
है ना। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपकी और मेरी कम्युनिकेशन ना एक स्टेप ही दूर है। आप जैसे ही वीडियो को ऑन करोगे मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाऊंगा और बताने लगूंगा। इतना अच्छी कम्युनिकेशन थी। एक टाइम था जब डाकिये से ये पॉसिबल होते थे मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये मोबाइल वोबाइल नहीं होते थे, चिट्ठी पत्री चलती थी। उससे पहले डाकिये वगैरह नहीं होते थे, कागज पत्री मतलब ले जाने वाले नहीं होते थे, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी सुविधा नहीं थी, तो कबूतर से मैसेज। उससे पहले कोई जरिया ही नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जितना ज्यादा गैप था, जितना ज्यादा गैप है उतनी ही फिर आपके सिग्नल भेजना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तो गैप है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत आसान है। एनर्जी गैप जीरो होता है किसमें, कंडक्टिंग मटेरियल में, और ये पेपर में पूछा गया है। एनर्जी गैप के बारे में यहाँ कुछ बातें बताई जा रही है। कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है, ऊर्जा अंतराल के बारे में यहाँ बातें बताई जा रही है, एनर्जी गैप के बारे में। कंडक्टर के अंदर जो आपका एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है। एनर्जी गैप को किस में मापते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्ट में मापते हैं। एक इलेक्ट्रिक वोल्ट को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी मैंने बताया, वो वही है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1.602 गुना में 10⁻⁻19 कूलम, वो वही है, उसी को इलेक्ट्रिक वोल्ट बोलते हैं। तो इनके बीच, क्योंकि इलेक्ट्रिक वोल्ट कहां से, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.602 माइनस, माइनस से स्टार्ट करना क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रवृत्ति का होता है, 1.602 गुना में 10⁻⁻19 गुना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई एनर्जी गैप नहीं है, तो 0 इलेक्ट्रिक वोल्ट इन बीच में अंतराल रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके किसके, सेमीकंडक्टर के, तो यहां पर जो एनर्जी गैप रहेगा वो कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट तक। कितने तक, 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अगर ये एक से और ज्यादा हो जाए तो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा, तो यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, तो जंप करेगा। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो जो जाएगा तो वो, वैसे तो देखा जाए इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, होल्स मूव नहीं करते। हमको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते हैं तो होल से इस साइड आते हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस स्थान को छोड़ के गया है वहां पर होल्स बन जाता है। लेकिन ये थोड़ी अंदरूनी बात है, आगे चलकर सिलेबस में हम देखेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट का बीच में गैप होता है कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड से कंडक्शन के बैंड के बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो यहाँ पीछे एक होल बना जाता है। फिर जो आपके 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज्यादा जब आपके एनर्जी गैप हो जाए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, तब वो आपका आ जाएगा इंसुलेटिंग, इंसुलेटर यानी कि कुचालक की कैटेगरी में। तो इंसुलेटर जो मटेरियल होते हैं उनके बीच में वाइड एनर्जी गैप होता है, नेरो मतलब कम, वाइड मतलब ज्यादा, और कितना होता है, 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज्यादा। एक से बढ़कर जो आगे जितने भी आएंगे ना, वो किसकी तरफ लेके जाएंगे, इंसुलेटर यानी कि कुचालक की तरफ। तो चालक, अर्धचालक और कुचालक के बीच में एनर्जी गैप के ऊपर भी इनको डिफाइन कर सकते हो। सीओजी इलेक्ट्रॉन पे देखा, प्रतिरोधकता पे भी देखा, तापमान के अकॉर्डिंग भी देखा, तापमान बढ़ने पर किसी का प्रतिरोध बढ़ा, किसी का घटा। एक हम इनको इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि किसके बीच में एनर्जी गैप कितना। फिर इसको वहां पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा था क्योंकि फिर वो एक मिक्सअप सा हो जाता। आपको मैंने यहाँ पहले गुण बताया और गुण के बाद मैं इस बात को बता रहा हूँ, तो कोई ना कोई एक तरीका है ताकि इन चीजों को थोड़ा सा अलग करके हम देख। कंडक्टर के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच बहुत आरामदारी से चला जाएगा, धारा का प्रभाव बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्रतिरोधकता कम होगी। जबकि आपके सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा जोर आएगा उसको जंप करने में, और इंसुलेटर में इतना गैप है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वहां जा ही नहीं सकता, यानी कि वो बंधा रहेगा अपने, किससे, किसके साथ बंधा रहेगा, अपने बैलेंस बैंड से बंधा रहेगा, कोई काम का नहीं। अब देखिए चालक पदार्थ को ना, हालांकि चालक की पदार्थों का वर्गीकरण ये है किस बेस पे, कि फिर वो चालक पदार्थ किस कैटेगरी में आता है, ठोस में आता है, द्रव्य आता है, गैस। जस्ट पढ़ना है, 2 मिनट में पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस चालक वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, चालकों के प्रकार व उनके उपयोग यहाँ से। पिछला क्या है वर्गीकरण, भाई मैं ये बता रहा हूँ कि कोई चालक है, जैसे आपने यहाँ पारा देखोगे आप, है ना, आप पारा देखोगे तो पारे के अंदर कैसा गुण होता है, पारे के अंदर ना लिक्विड वाला गुण होता है। तो इस वजह से उन चालक पदार्थों को ना हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड और कोई गैस है। तो सबसे पहले बोला है चालक पदार्थों के वर्गीकरण में हम 3 कैटेगरी देखते हैं, और ये पहले जब मैंने फर्स्ट क्लास में ये इंट्रोडक्शन के तौर पर यही से स्टार्ट किया था। पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, और अपने अनुसार उन पदार्थों को हम अपनी विद्युत के अनुसार चालक, अर्धचालक और कुचालक में बांट देते हैं। तो चालकों का वर्गीकरण किया हमने, तो पहला कौन सा हो जाएगा, ठोसीय चालक, इसके बारे में 2 लाइन पढ़ेंगे। द्रवीय चालक, इसके बारे में 2 लाइन। और गैसीय चालक वैसे मोटा मोटा तुमको पता ही होगा, ठोस है उसकी तीनों चीजें फिक्स है, कौन कौन सी, आकार भी फिक्स है, उसका भार भी फिक्स है, और भार मतलब आयतन बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, और भार आयतन दोनों को अलग कर दीजिए। तो आकार भी फिक्स है, भार भी फिक्स है, और उसका आयतन भी फिक्स। गैस में, गैस में द्रवीय में क्या हो जाएगा, उसका आकार फिक्स नहीं, उसका भार और आयतन फिक्स।
और आपकी जो द्रव है, द्रव में तीनों ही चीज, दो चीज फिक्स नहीं है, सिर्फ आपका भार फिक्स होता है। तो बोलते हैं कि ठोसीय चालक कौन सा है? ठोस चालक निश्चित आकृति, आकृति निश्चित रहेगी, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, आकार भी निश्चित रहेगा और उनका आयतन भी निश्चित रहेगा। जिसमें मैं बात करूं जैसे सोना, कॉपर, चांदी, है ना, लोहा आदि, क्या है, आदि आपके ठोस प्रकार के चालक हैं। द्रवीय लिक्विड वाले कौन से होंगे? तो कहते हैं कि वे चालक जिनके आकार में शिथिल ना हो, लिक्विड हो किसी भी फॉर्म में, मतलब भाई पानी की बोतल में डाला तो उस शेप में आ जाएगा, गिलास में डालेंगे तो उस शेप में आ जाएगा, और वो आपके द्रवीय फॉर्म में, लेकिन अगर उसमें से धारा का प्रवाह हो जाए तो वो चालक है, ना हो तो वो आपका चालक हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वे चालक जिनके आकार स्थिर नहीं होते और उसमें प्रभावित होने का गुण विद्यमान हो, प्रभाव होने का गुण विद्यमान हो, वो खुद भी प्रभावित होते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन उसमें से जैसे आपका जल होता है, जल भी तो एक चालक है। कौन सा जल? शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध जल में से धारा का प्रवाह नहीं होता, अशुद्ध जल में जिसमें कुछ मिलावट हो, है ना, उसी में से धारा का प्रवाह होता है। तो चालक में क्या हुआ? चालक में आपका जल भी आता है, धारा का प्रवाह होता है। आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि भी बारिश के समय ना पोल वगैरह के साथ ना थोड़ा सा हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई नंगा तार टूट के पानी में गिर जाएगा तो विद्युत का झटका लग सकता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जल आपका अशुद्ध जल होता है और उसमें से धारा का प्रवाह हो जाता है। अशुद्ध वर्षा का जल तो शुद्ध होता है, लेकिन नीचे आपको पता है ना अपने कैसा माहौल होता है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान होता है, द्रवीय चालक कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्रवीय चालक। जैसे जल H2O अशुद्ध जल आएगा। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जिसमें हम चांदी की मात्रा को इकट्ठे करते हैं और जिससे एम्पियर की डेफिनेशन भी निकली थी, सिल्वर नाइट्रेट के घोल को, है ना, जिसमें आप लेके किसी बीकर में और उसमें अगर चांदी की मात्रा 0.001185 ग्राम इकट्ठी करते हो तो उस धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन ये ध्यान रखेंगे। जल हो गया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, आपके क्या है, क्या कि सर इसके फॉर्मूले याद करने नहीं, बस जस्ट पढ़ना है कि भाई वो आपके क्या है, द्रवीय चालक है। फिर है जी आपका गैसीय चालक। कोई भी गैस आदर्श गैस चालक नहीं होती। आदर्श जल, आदर्श मतलब जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, शुद्ध जल आपका चालक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आदर्श गैस आपकी चालक नहीं है, लेकिन उस आदर्श गैस में कोई मिलावट कर देते हैं। किसी भी गैस को चालक बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में लवण मिलाया जाता है, जिससे वह आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत होने वाली बात तुमको मैं पिछले यूनिट में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। याद है क्या? आयनीकरण क्या होना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही आयनीकरण कहलाता है, जिसमें कैटायन और एनायन। कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव कब आता है? जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। तो कोई भी गैस आदर्श गैस है वो चालक नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ आपको लवण मिलाना पड़ेगा, आयनीकरण करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना पड़ेगा, तब वो आपकी क्या बन जाएगी? एक अच्छी गैसीय चालक की भांति व्यवहार करेगी। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हीलियम आपकी अच्छी चालक है, ऑर्गन है, नियोन गैस आपकी क्या है, चालक की भांति में शामिल होते हैं। तो चालक में सिर्फ आपकी चालक तार का नहीं देखना, हमें ये भी देखना है कि किन किन चीजों में से धारा का प्रवाह हो जाए, धारा का प्रवाह हो जाए तो वो चालक है। तो ठोस में तो हम पढ़े ही पढ़ेंगे, साथ में आपको लिक्विड वाले भी देखने हैं, जैसे जल हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, पारा, मरकरी। मरकरी भी आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो द्रव की भांति व्यवहार करता है। और आपकी क्या हो गई, गैसीय। गैस में आपकी कौन कौन सी गैस? हीलियम, ऑर्गन और नियन गैस। हालांकि यहाँ इस स्लाइड में, इस चैप्टर में मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके चालक के सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपको 16 या 17 की वो लिस्ट अभी मैं दिखा रहा हूं, उसमें से एक एक करके हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अब करते हैं जी चालकों के प्रकार एवं उनके उपयोग। यहां से अपना मेन स्टार्ट होता है। कौन कौन से हैं? मेनली तो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मैंने क्या कहा भाई, पारे के अंदर भी एक विशेष गुण है, आपको पता होगा रूम टेम्परेचर पर पारे का क्या हालत है। टंगस्टन का भी एक विशेष गुण है जो पेपर में पूछा गया है। जस्ता का भी एक अच्छा खासा मिक्सचर है जो किसी के साथ यूज होता है, अभी मैं बताने लग जाऊं तो सारा ऊपर से जाएगा। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के भी आपका जो अंदर मटेरियल बना है उसका भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। निकिल का भी यूज करते हैं हम, कितनी परसेंट यूज करते हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए। टीन का भी यूज करते हैं, उसका भी क्वेश्चन आया है। जर्मन सिल्वर, यहाँ से भी क्वेश्चन हो गया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, लेड, शीशे को हम जब सोल्डरिंग करते हैं तो टीन, है ना, सीसा, निकिल, ये सारे वहां यूज किए जाते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम, जिसका आपका सबसे अच्छा एक फैक्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर के साथ इसके वेरिएशन नहीं आती, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, वो गुण मैग्नीन के अंदर है। मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा गुण मैग्नीन। यूरेका के अंदर भी वही गुण है। नाइक्रोम,
आपको पता है कि जितने भी आपके घरों में ऊष्मीय एलिमेंट है वो नाइक्रोम से बने होते हैं, तो उसके रिलेटेड। और एक ये नया एलिमेंट है जिसको बोलते हैं कैंथल। इसमें 3 प्रकार के विशेष मटेरियल का यूज करके इसे बनाया जाता है। क्वेश्चन इधर से ज्यादा आने के चांसेस है, लेकिन इनके अंदर भी कोई ना कोई एक विशेष गुण है, या फिर ये आगे चलकर अपने सिलेबस के अंदर बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो क्यों ना उनको स्टार्टिंग में निपटा लिया जाए। तो इन सब को वन बाय वन कर कर मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका सिल्वर हो गया, आपका कॉपर हो गया, फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, है ना, और फिर आपका गोल्ड। गोल्ड के अंदर तो छोटे से ही गुण है जो आपको पता है, एक डक्टाइल का होता है और एक मेलेबल का होता है, यानी कि पतले पतले तार बनाने वाला और पीठ के लंबी चादर बनाने वाला ही गुण होता है। फिर आपका पटेलियम, पटेलियम बोल रहा हूँ, प्लेटेनियम, कॉपर से महंगा, चांदी के ऑलमोस्ट ये बराबर सा ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई विशेष गुण नहीं है। लेकिन आयरन, इनसे रिलेटेड ही ज्यादातर आपके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बाकी की चीजों को भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और चालकता के बेस पे या प्रतिरोधकता के बेस पे इनकी वैल्यू पूछी जाती है। ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना चालक वाला, फिर मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करूंगा, तो इस चैप्टर के एंड में जाके मैं एक लिस्ट कराऊंगा। वो लिस्ट अभी तो फिलहाल अधूरी है, मैं मार्कर से उनकी चीजें बीच में लिखूंगा। तो लास्ट में ना मैं बताऊंगा चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। फिर चांदी का परमाणु क्रमांक क्या है, ये मैंने कहा था कि इनको याद कर लेना। तांबे का क्या है, सोने का क्या है, एल्यूमिनियम का क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि इनकी प्रतिरोधकता कितनी है। प्रतिरोधकता मतलब जो धारा के प्रवाह को रोके। तो चांदी की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट मतलब सबसे कम है। जितनी कम प्रतिरोधकता होगी उतनी ही उसकी चालकता, कंडक्टिविटी होगी। तो इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है 1.59 गुना में 10 की पावर -8 ओम मीटर। प्रतिरोधकता को किसमें मापते हैं, ओम मीटर में मापते हैं। उसके बाद किसकी ज्यादा है, उससे थोड़ी सी ज्यादा है कॉपर की। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से बहुत अच्छे से धारा का प्रभाव हो जाए वो चांदी है। उसके बाद आपका तांबा है, उसके बाद आपका सोना है, लेकिन कॉस्टली है, इस वजह से हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और सच बताऊं तो इन चारों में सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का। क्योंकि उसकी चालकता तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बढ़ गई, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा गुण ये है कि वो सस्ता है। और हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम के साथ एक स्टील की वायर लगाते हैं जो मजबूती प्रदान करता है। तो ये चीजें, ये सारी की सारी जब मैं पीछे से पढ़ाता हूँ ना, तो आपको ये सारी लिस्ट लास्ट में याद मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि उससे पहले ना सारी चीजों को मैं इतने डिटेल से और शिद्दत से आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी। तो सिल्वर का जो आपका परमाणु क्रमांक है वो उस लिस्ट में देखेंगे, लेकिन उसका सिंबल क्या है, एजी। सिल्वर मतलब चांदी, चांदी को किसे, एजी। तो कैसे याद किया जाएगा, तो ऐसे बोलते हैं ना महिला, एजी बना दो सोने का, नहीं तो चांदी का ही बना दो। तो सिल्वर मतलब एजी, सिल्वर मतलब एजी। ज्यादातर महिलाएं अपने हस्बैंड को क्या कहती है, एजी सुनते हो क्या, एजी सुनो। तो एजी मतलब चांदी। यह सफेद होती है, आप सबको पता है ना। कुछ बेसिक बातें जो काम का रहेगा उस पर मैं जोर देके बताऊंगा, लेकिन जस्ट आप लोग को पढ़ लेना है। यह सफेद होती है। तन्ने, तन्ने का मतलब क्या होता है, जिससे पतले तार बनाए जा सके। आघात भरते क्या होता है, जिसको पीट पीट के पतली चादर बनाई जा सके। उच्च चालकता यानी कि कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, एक तो जो आपको मिसगाइड कर दे, जहां पर पहुंचाना था वहां ना पहुंचाए, और एक आपको घर तक छोड़ के आए। तो रजिस्टिविटी मिस्ड गाइड करना, चाल धारा के प्रवाह को कम करना। और कंडक्टिविटी ज्यादा करना मतलब आपको सुगमता प्रोवाइड करना, धारा आपके आसानी से गुजर जाए। तो भाई अच्छी चांदी, अच्छे चालक वही होगा जिसके अंदर अच्छे गुण हो। कौन कौन से अच्छे गुण हो, तो ये सस्ता और सरलता से तो उपलब्ध होता नहीं, वो तो गुण आ नहीं सकता इसके अंदर, सस्ता तो है नहीं। चांदी इतनी सस्ती होती है, आज के टाइम सोने चांदी का रेट आपको पता ही है। लेकिन ये सफेद, सफेद है, चमकती चमकदार है, तन्ने हैं। इसको, इससे ना मतलब इससे पतले पतले महीन तार बनाए जा सकते हैं बहुत ही कम चांदी से। आघात पर दे पीट पीट के पतली चादर बनाई जा सकती है। सुनना है आपको, ये चीज मैं 1 सेकंड में पूरी स्लाइड खत्म करके आगे जा सकता हूँ, लेकिन मैं इस पे टाइम क्यों बिता रहा हूँ पता है, ताकि आप इन चीजों को मेरे रहते रहते, स्लाइड पे रहते रहते ना आप इसको याद करने की कोशिश करो। चीजों को थोड़ा टाइम दे के रुक के पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब आपके माइंड में इनको सेट करने की कहीं ना कहीं मेरी तरफ से कोशिश की जा रही है। तो ब्लॉक नहीं करना माइंड को, ये मत सोचना क्या यार इस बात पे इतना टाइम दे रहे हैं, पढ़ाओ और आगे बढ़ो, मैं अपने आप याद कर लूंगा। तो अपने आप तो ये सारा कुछ बुक में लिखा ही पड़ा है। जैसे मेरे को एक स्टूडेंट यूट्यूब पे, मैं कुछ डेमो क्लासेस डाल रहा था, तो वो बोल रहा था कि सारा का सारा सर बुकों में पढ़ा ही है। बिल्कुल पढ़ा है भाई, हमने तो बुकों से ही पढ़कर, हम 4-5 बुकों से पढ़कर अच्छे से उनको समझ के अपनी इंजीनियरिंग, अपनी मास्टर डिग्री है ना, बीटेक एमटेक, उसके निचोड़ के बेस पे तो कुछ बातें बता रहे हैं ना। वो इस वजह से आपको एक पर्टिकुलर दिशा में बहुत सारी बुकों में भटकना ना पड़े, और उसमें से काम की चीज जो सारा कुछ यहाँ मेरे लास्ट में बोलना है कि ये पेपर में आएगा, तो वो आपको याद करवाया जा रहा है, एक सरल माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
उच्च चालकता है, चालकता मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है, कम विशिष्ट प्रतिरोध रेजिस्टिविटी कम है। तो ये गुण हो गए, ये गुण आपके हर एक मटेरियल के अंदर होने चाहिए, ये गुण है तभी हम उसका प्रयोग करें। तो चांदी यह विद्युत व ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, ये पेपर में पूछा गया है। यह विद्युत व ऊष्मा की सबसे अच्छी क्या है, चालक है। ये विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। अच्छा, सबसे अच्छी चालक कब होगी, जब उसकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, रेजिस्टिविटी उसकी सबसे कम हो। रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए, सबसे कम रेजिस्टिविटी है, तभी उसकी क्या कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तभी उसकी क्या ज्यादा होगी भाई, तभी उसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो माफ कर देना भाई, कंडक्टिविटी होगी गलत, एक आई बीच में। तो क्या है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कोई अच्छी चालक कब होगी, जब रेजिस्टिविटी कम हो और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या हो, कंडक्टिविटी उसकी बहुत ही क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो वो अच्छी चालक होगी, तभी तो वो अच्छी चालक होगी। तो इसकी रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा के प्रवाह को रोकता है, वो सबसे कम है। और पता है कितना कम है, ये इसको सेंटीमीटर में तुम याद मत करना, तुम इसको ओम मीटर में याद करना। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है जी 1.59 गुना में 10 की पावर -8 ओम मीटर, क्योंकि प्रतिरोध को माप रहे हैं तो ओम में मापते हैं, प्रतिरोधकता को माप रहे हैं, प्रतिरोध मतलब एक मटेरियल है जो धारा के प्रवाह को रोकता है, उसके अंदर जो गुण है, जैसे मैं एक इंसान हूं, मैं किसी का भाई, पापा, हस्बैंड, किसी का बेटा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का दादा, है ना कुछ होगा, लेकिन अब मैं तुम्हारा क्या हूँ, टीचर हूँ, क्योंकि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर जो गुण है उसे रजिस्टिविटी, रजिस्टर होता है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, माइक्रो ओम, ये उसकी वैल्यू है जिसको ओम में मापते हैं, उसके अंदर जो गुण है उसको मापते हैं ओम मीटर में, उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो इसकी रजिस्टिविटी सबसे कम है, धारा के प्रवाह को रोकने की इसके अंदर क्षमता सबसे कम है, वो कितनी है 1.59 गुना में 10 की पावर -8 ओम। यहां तक प्रतिरोध था, यहां बोलेंगे ओम मीटर, किसमें बोलेंगे जी, ओम मीटर में। तो तुमको याद सेंटीमीटर में नहीं रखना, तुमको याद सिर्फ ओम मीटर में रखना है। और जब सेंटीमीटर में बात आएगी ना, तो इस बात को बस एक यहां लिख रहा हूं मैं, क्या बोलेंगे 1.59 गुना में 10 की पावर, ये जो -8 है ये -6 है ना, -2 घट जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यही बात है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 की 8 से -6 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ओम सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यार ये सेंटीमीटर मीटर वाला पंगा क्यों रखना है, तुम सिर्फ मीटर में याद रखो, और मीटर में ही पूछा जाता है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये हटा दो क्या मैं, क्योंकि फिर ये पीडीएफ में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो तुमको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन क्या बना, गुण तो होने ही चाहिए। तो सबसे पूछा जाता है कि ऊष्मा की और विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन है, तो कौन है, सिल्वर, एजी, एजी चांदी आपकी सबसे अच्छी चालक है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, कितनी है 1.59 गुना में 10 की पावर -8 ओम मीटर। प्रतिरोध होता तो उसको ओम में मापते, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं, ओम मीटर में मापते हैं। मीटर वाला याद रखेंगे, सेंटीमीटर वाला बस लिख दिया मैंने और हटा रहा हूं, ठीक है, कोई काम का नहीं है, ये दो कम करते हुए चलना है। इसकी चालकता जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं वो कितनी है भाई, 98%। 100% ही मानते हैं हम चालकता चांदी की, लेकिन 100% नाम की कोई चीज होती नहीं। ठीक है, मैं कह दूं कि भाई मेरे को ही सब कुछ आता है, तो ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये मेरी मूर्खता है। ठीक है, क्योंकि कोई निपुण नहीं है, और निपुण है वो पुरुषोत्तम श्री राम थे, जो इस कलयुग में है ना कल की अवतार लेके आएंगे। फिलहाल कलयुग का बहुत टाइम पड़ा है, फिलहाल अभी तक आपको बहुत अकर्म करने हैं, नहीं करने हैं मतलब इन द सेंस बता रहा हूँ, अभी कलयुग की चरम सीमा आई नहीं है, तो मैं कोई निपुण नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये चांदी भी निपुण नहीं है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं धारा के प्रभाव को रोकने वाले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कीटाणु विद्यमान होंगे। हो सकता है कि वे किसी भी फॉर्म में आए, तो इसकी भी अंदर प्रतिरोधकता कितनी है 1.59 गुना में 10 की पावर -8 होगी। इस वजह से इसकी चालकता कितनी है 98% है, तथा विशिष्ट प्रतिरोध 20 डिग्री। अच्छा, ये 20 डिग्री क्यों है, आइडियल लेके चलते हैं। ज्यादातर जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसके टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस पे ही हम मेजर करेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है वो अपनी बॉडी का है, लेकिन हम जो कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं, जैसे धारा का प्रवाह होगा तब तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी कि आपकी रेजिस्टिविटी को हम 20 डिग्री सेल्सियस पे मापेंगे। तो इस वजह से परेशान मत होना कि ये भी एक डाटा याद करना है क्या 20 डिग्री, नहीं, सबको 20 डिग्री पे मेजर करना है। वो आपको बोलेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी की प्रतिरोधकता क्या है,
तो भी वही रहेगी। आपसे पूछ ले चांदी की प्रतिरोधकता क्या है, तो भी वही रहेगी, क्योंकि ये आइडियल वैल्यू है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको कैसे कहता है कि आप क्या फीवर है, वो आपके थर्मामीटर से जब मापता है तो वो कहता है कि भाई 90 कितना फेराइड फ़ारेनहाइट बोला नहीं जा रहा, उसमें कितना होता है 98.7 होता है क्या? उससे ज़्यादा है तो आपको कहेगा अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, 102 103 है। तो वो क्या है, आइडियल क्या है? 98.7 जितना भी है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सही कर लेना। ठीक उसी प्रकार से हम प्रतिरोधकता को मापें या चालकता को मापेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 20 डिग्री, तो इसको याद नहीं करना। तो चांदी ऊष्मा और आपकी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। इसका प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम है, 1.59 गुना में 10 की पावर -8 ओम मीटर, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो -6 ओम सेंटीमीटर, और इसकी चालकता 98% है, 98% है। चांदी का गलनांक, ये लाइन है ना प्रत्येक वाले में जस्ट पढ़नी है, कोई भी पेपर में नहीं आई, पढ़ लेना है बस। चांदी चांदी का गलनांक है वो 960 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक का मतलब समझते हो क्या? वही मतलब कहाँ पर जाके ये मेल्ट हो जाएगी। तो इसका जो गलनांक है वो 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री टेम्परेचर तक ये स्टैंड कर जाती है। उसके बाद ये है ना लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। उसको बाद इसको भाई जो सुनार होते हैं वो चांदी को मारते हैं ना उससे, ब्लोअर फैन से जो अग्नि फेंकता है, आपको मैं सोल्डरिंग वाले चैप्टर में बढ़ाऊंगा उसको बारे में अच्छे से। जो आपकी निकलती है ना, सिलेंडर वाले यूज कर सिलेंडर से यूज करके वो जो अग्नि से चांदी को पिघला लेता है, तो कितने डिग्री पर पिघलेगी? 960 डिग्री सेल्सियस पर। अपेक्षित घनत्व, घनत्व समझते हैं ना, गाढ़ापन 10.3 है, अच्छा खासा इसका गाढ़ापन है। जबकि इसका परमाणु भार कितना है? 107.86 एएमयू। ये एएमयू तुमको ध्यान है क्या? एटॉमिक मास यूनिट, मास को रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। और एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.672 गुना में 10 की पावर -28 केजी। ये जो एक मास एटॉमिक मास यूनिट होती है वो बराबर होती है ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का कितना होता है? 1.672 की जगह 3 आ जाएगा। हालांकि हम वैल्यू के तौर पर 2 यूज करते हैं, लेकिन 2 की जगह कंपैरिजन करेंगे तो 2 की जगह 3 आ जाएगा, गुना में 10 की पावर -28 के। तो बस जस्ट पढ़ना है, गलनांक 960 है। इसकी घनत्व मतलब गाढ़ापन है इसका, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है वो 10.3 है, और मास है इसका 107.86 एएमयू होता है। लेकिन काम का यही है जो मैंने ऊपर बता दिया। फिर बोलता है फिर बोलता है जी क्या, क्या बोला इसने, इसको कर देते। उपयोग कहाँ यूज करेंगे? मूल्यवान होने के कारण। अब हर जगह तो यूज नहीं कर सकते। ये क्या, हम कॉपर भी बहुत अच्छा है इससे, तो इससे तो अच्छा नहीं है क्योंकि ये तो बेस्ट है, लेकिन कॉपर भी अच्छा है चालकता के मामले में, रेजिस्टिविटी उसकी भी कम है, लेकिन कॉपर भी महंगा है, चांदी के जितना महंगा नहीं है लेकिन फिर भी महंगा है। तो कॉपर को भी यूज नहीं कर सकते, इसका तो वहां यूज करेंगे जहां पर अपनी देख रेख हो, जहां पर मतलब कम लगे, और जहां पर ये कह दें कि भाई नियंत्रण रहे, अंदरूनी पार्ट हो। तो बोलते हैं कि मूल्यवान होने के कारण इसका उपयोग केवल रिले रिले बनाने में, कनेक्टर्स मतलब जहां पर आपको ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर में भी कहाँ यूज करेंगे यार, लोग लुटेरे हो रखे हैं आज के टाइम में, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, ऐसे ऐसे नशेड़ी घूम रहे हैं भाई, बाहर से ना कूलर की जालियां निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, और ये रिसेंटली केस हुआ है तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहे कि इनका प्रयोग हम रिले बनाने में, कनेक्टर्स जहां पर आपको बहुत अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए, बहुत अच्छी चालकता चाहिए, तो रिले के अंदर बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि रिले के अंदर कहीं ना कहीं भाई सेंसिटिव ऑर्गन है, ऑर्गन ही सेंसिटिव आपका इक्विपमेंट है, जहां पर आपके बहुत ही ज्यादा अच्छी चालकता चाहिए। तो रिले के अंदर, कनेक्टर्स के अंदर, स्टार्टर्स के अंदर आदि के संयोजन बिंदु, कनेक्टिंग पॉइंट, जहां पर चालकता अच्छी चाहिए आप वहां यूज करेंगे। वहां यूज नहीं करेंगे जहां पर ज्यादा लगे, और वहां यूज नहीं करेंगे जहां पर ये खतरा हो कि भाई एक्सटर्नली है तो लोग इसको चुरा कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या बना, बहुत टाइम दिया है मैंने, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। स्टार्टिंग के 3-4 में से चांदी एजी, सुनते हो क्या, एजी से बोलेंगे, और सफेद है, तन्य अघातवर्धे हैं, और उच्च चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता कम है। चालकता कितनी है? 98%। विशिष्ट प्रतिरोधकता कितनी है? 1.59, 1.59, 1.59, 59 बोलना तो गलत है लेकिन याद कर लेना, गुना में 10 की पावर -8 ओम मीटर, ओम मीटर में मापते हैं। ठीक है, और ये पढ़ना है कि गलनांक 960 है, और इसका अपेक्षित घनत्व कितना है? 110.3 है, बस सीधा याद कर लेना, 960 10.3, और एटॉमिक मास यूनिट कितनी है? 107.84, बस जस्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद है जी कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर यानी कि तांबा। तो बोलता है कि मलमेटी, मेले से लाल रंग का हल्का फुल्का मलमेटी, आपके घर में, सबके घरों में तांबा होता है, अभी नहीं है, आज के टाइम में नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि अपने पुराने समय में
अपनी दादी या अपनी माता के पास भी मिलेगा अपने को, है ना? घरों में ना पीतल की, तांबे की, है ना? और कॉपर की बहुत सारी चीजें आपको नजर आती थी। पीतल, तांबा, कॉपर, दो चीजें तो एक ही नाम हो गई। तो ये जो तांबा और कॉपर है ना, ये आपको तांबा कॉपर फिर अलग अलग, तांबा बोल दो या कॉपर बोल दो, या फिर आपके घरों में जो आपने देखा होगा पुराने समय में जो कांसे के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, वो मौजूद होते थे। तो वो कैसे होते थे? वो मलमेटी लाल रंग के होते थे, ना तो प्योर लाल होते थे, हल्के मैले से नजर आते थे। ऐसे लगता था कि भैया ये पता नहीं, ये तो खराब हो गए, जैसे इनको इनको अच्छे से वॉश ही नहीं कर रखा। लेकिन वो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट के इफेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तन्यता के गुण होता है इसके अंदर, गुण बता रहे, ये मलमेटी लाल तन्ने, पतले तार बनाए जा सकते हैं, घात वर्दे पीट पीट के चादर बनाए सकते हैं, कम प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है इसकी, और चालकता इसकी उच्च होती है। यह चांदी के बाद, क्योंकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी चांदी है। चालकता कितनी है? 98%। प्रतिरोधकता कितनी है? 1.59 गुना में 10 की पावर माइनस ओम, माइनस 8 ओम मीटर। गलनांक कितना है? 960। घनत्व कितना है? 10.3। याद कर सकते हो करना चाहो। और एएमयू कितना है? तो 100, बढ़ के बोलेंगे 107.86, 107.86। तो तांबे के बारे में बोलेंगे, ये चांदी के बाद उष्म विद्युत व ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है, चांदी की अपेक्षा सस्ती है, एवं वातावरणीय परिवर्तनों को सरलता से सहन कर जाती है। ये भी हालांकि मेला होता है, मटमेला है, मेला हो जाता है, लेकिन चांदी से कम होता है। आपको पता है चांदी तो बहुत जल्दी, इवन दो, ये देखो बाबा वीर बजरंग बली की, ये भाई हर रोज नहाता हूँ, वॉश होती है, नॉर्मल सी बात है। आप कहोगे सर हर रोज नहाते हो क्या? अरे नहाते हैं, मतलब बता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो हर रोज वॉश होती है, इवन दो मैं महीने डेढ़ महीने में भी ना इसको भी ना, जैसे जो घरेलू नुस्खे होते हैं, गर्म पानी में उबाल के फिर बुरश वगैरह से साफ करके, है ना, करता हूँ मैं, फिर भी ये बहुत जल्दी ना आपकी काली पड़ जाती है। प्योर चांदी है वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, इवन दो इसका रंग है ना अपने यहाँ गर्दन पे भी चढ़ा हुआ नजर आएगा आपको। और खास करके जो अपने गाँव में देहाती में बोलते हैं कि भाई चमासा चढ़ गया, तमाशा तो अपनी गर्दन पे तो ना ज्यादातर तो ना इसका चढ़ा होता है, और बहुत काली हो जाती है। तो कहने का मतलब है चांदी से कम इफेक्टेड है, लेकिन चांदी सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो जाती है इन्वायरमेंटल इफेक्ट से। बहुत ज्यादा आपकी जल्दी काली हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपके तांबा है तो बहुत जल्दी आपका काला होगा, लेकिन चांदी से कम है। तो चांदी सेकंड, जो गुण चांदी के अंदर है उससे सेकंड नंबर पर अच्छे गुण किसके अंदर है? तांबे के अंदर है। चांदी महंगी, उससे थोड़ा सा कम महंगा कौन है? तांबा। थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया अब तो। अच्छा, चांदी के अंदर चालकता का गुण के बाद चालकता का गुण किसके अंदर? तांबे के अंदर। चांदी की प्रतिरोधकता कम है, इससे थोड़ी सी ज्यादा किसकी? इसकी है। प्रतिरोधकता इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, इस वजह से इसकी चालकता थोड़ी सी कम है। समझ गए? पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फिर कहते हैं कि चांदी की जो चालकता है वो कितनी थी? 98% थी, जबकि तांबे की, कॉपर की जो चालकता है वो 90% है। 90 से 92% होती है, 90% याद रखो। और प्रतिरोधकता कितनी है पता है? प्रतिरोधकता है जी वन, उसकी क्या थी? 1.59, इसकी है 1.72 गुना में 10 की पावर माइनस 8। और मैंने क्या कहा था? ओम मीटर में याद रखना, सेंटीमीटर वाली बात को छोड़, ओम मीटर में याद रखना। तो इसकी चालकता 90 से लेकर 90 से लेकर 92%, और उसकी प्रतिरोधकता उससे थोड़ी सी ज्यादा, वहां क्या थी? 1.59 थी, यहाँ क्या है? 1.7276 भी लिखा हुआ बहुत सारी किताबों में, लेकिन दोनों से याद करो तो दोनों याद कर लेना। वैसे 1.7 याद रखो, देखो यहाँ लिख भी रखा है 1.7, 1.72, और बहुत सारी बुकों में 1.76 भी लिख रखा है। 1.72 बेस्ट है, ऑप्शन है। तो 1.72 गुना में 10 की पावर माइनस 8 क्या रहती है? इसकी प्रतिरोधकता। इसका गलनांक उसका कितना था? 960। उससे ज्यादा इसका गलनांक है, ये अच्छा गुण है इसके अंदर, मतलब इतना जल्दी नहीं गलता ये। 1083 कितना है जी गलनांक? 1083। ये लाइन जस्ट पढ़नी है, यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए, और जहां पर पूछा जाएगा मैं बता दूंगा कि ये याद कर लेना। इसका घनत्व उसकी अपेक्षा कम है, उसका कितना था? 10 से ज्यादा था। इसका मास भी, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी जो भार है वो 63.54 एएमयू है। किस भार की बात कर रहे हैं? ऐसे तो हम कोई बहुत बड़ा गंठल उठा के लेके आएंगे तांबे का, उसका भार नहीं। उस भार की बात कर रहे हैं जो एक एटम के भार से तुलना की जाती है। वैसे हाइड्रोजन के लेते हैं हम, हाइड्रोजन को आइडियल मान के उसके एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास से तुलना करते हैं। लेकिन वो बहुत डेप्थ की बात है, वो अपने कोई काम की नहीं है, जस्ट अपने को पढ़ना है। मैंने पहले बता दिया कि ये लाइन पढ़नी है। पूछा जाएगा ये, कॉपर Cu से इंडिकेट करते हैं, ये गुण है इसके अंदर। चांदी के बाद अच्छी उष्मा की और धारा की चालक है। ये पूछा जाता है कि इसकी चालकता कितनी है? 90 से 92, 90 से 92। प्रतिरोधकता कितनी है? 1.72 गुना में 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर,
ओम मीटर। सेंटीमीटर में बोलेंगे तो -6 ओम सेंटीमीटर। और गलनांक बोले तो 1083 है, घनत्व बोले तो 8.93 है और एटॉमिक मास यूनिट बोले तो 63.54 है। यहाँ से तांबे को मानक स्टैंडर्ड चालक की संज्ञा दी है। बेस्ट की किसको दी है? बेस्ट को दी है जी किसको? चांदी को। और मानक की किसको दी है? मानक को दी है जी तांबे को, कॉपर को। जैसे एक तो होता है विनर और एक होता है रनर अप। विनर कौन है इस मामले में? चालकता के मामले में चांदी, क्योंकि प्रतिरोधकता बहुत कम है, 1.59 है। लेकिन रनर अप कौन है? कॉपर। कितनी है? 1.72, थोड़ी सी ज्यादा हो गई। उसकी चालकता कितनी है? 98। इसकी चालकता 90 से 92%। वो तो जाती है 90 से 92%, 70 से आगे वाली अच्छी मानी जाती है। तांबे के प्रकार, ये पढ़ना है, क्वेश्चन वहां से हो चुका, क्योंकि हम तांबे का कहाँ प्रयोग करेंगे इनसे पता लग जाएगा। एक होता है जी आपका कौन सा तांबा? एक है जी आपका आप विषय एल्नीकृत तांबा, जिसको एनेनल्ड। आ जाओ, क्या हुआ? कहाँ है मुन्नी? चलो ठीक है, गेट बंद कर दो फिर। आ जाओ, दिखाता हूँ मैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाथ आ जाएगा आपका, ठीक है, चलो भाई। ठीक है, क्या कहते हैं? भविष्य ही है अपना, अपना भविष्य, समझ सकते हो? ठीक है? अभी रात का टाइम है ना, बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे बाहर से। उस टाइम भविष्य थोड़ा डगमगा रहा था, हमने बच्चे का नाम ही भविष्य रख दिया। ठीक है। तांबे का प्रकार क्या है? अनिलीकृत तांबा। ये कैसा तांबा है? यह मुलायम तांबा होता है। और दूसरा कौन सा है? कठोर तांबा। बस नाम ध्यान रखना, आगे भी ये नाम आएंगे। अनिलीकृत होगा तो वो मुलायम होगा और कठोर है तो भी कठोर है। इसका उपयोग कठोर है तो वायरिंग केबल में या वाइंडिंग। अच्छा, तांबे का, चांदी का, है ना, एल्यूमिनियम का, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से धारा का प्रभाव कहाँ यूज करेंगे? जहां धारा का प्रभाव वहीं यूज करेंगे। समझ रहे हो? तो जहां बहुत ज्यादा चालकता की जरूरत होगी, जैसे रिले, स्टार्टर, कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट बनाने, वहां चांदी का यूज कर लेंगे, क्योंकि चांदी बहुत महंगी है। उससे थोड़ी सी सस्ती कौन है? कॉपर। जहां पर चालकता तो ज्यादा चाहिए लेकिन मटेरियल थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, तो चांदी को लेके आएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, तो वहां किसका यूज करेंगे? वहां हम यूज करेंगे, चालकता अच्छी चाहिए तो तांबे का। तो वाइंडिंग बनाने में किसका यूज किया जाता है? तांबे का यूज किया जाता है। और जहां पर वाइंडिंग बहुत ज्यादा यूज होगी तो उससे भी सस्ता कोई मटेरियल एल्यूमिनियम वगैरह उठा के। तो ज्यादातर हम जाते हैं दुकान पे, किस क्या कहते हैं, बताओ भाई इस मोटर की वाइंडिंग किस में, तांबे में है कि नहीं है, कि है रहेगा तांबे में या एल्यूमिनियम। कभी कभार गोली भी दे देता है, हमें पता ही नहीं लगा, तो उसमें पॉलिश कर रखी होती है, एल्यूमिनियम की होती है और तांबे की बोल के बेच देता है। तो बोलता है अनिलीकृत, और दूसरा है कठोर। तो किसमें होगी? इसका उपयोग वायरिंग केबल में वाइंडिंग तारों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वाइंडिंग, क्या बोलेंगे? वायरिंग केबल में वाइंडिंग तारों को, वाइंडिंग जो बनाते हैं किसकी वाइंडिंग? मोटर की। किसकी वाइंडिंग है भाई? तांबे की वाइंडिंग है, वो बेस्ट मानी जाती है। और कठोर का किस में यूज करते हैं? बस बार में, कम्यूटेटर खंड में, स्पाइलिकर्ल में बनाने में, मतलब जहां पर आपको बस बार वगैरह हो गई। बस बार क्या है, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना ट्रांसमिशन लाइंस, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें सब अच्छे से बताऊंगा। बस बार, कम्यूटेटर जब खंड होता है, जब आपको मैं मोटर वाला पार्सन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कम्यूटेटर के अंदर जो आपके ऊपर जो बाइंडिंग कर रखी है रोटर पार्ट में, स्टेटर पार्ट में, तो वहां पर जो बाइंडिंग आएगी वो किसकी आएगी? तांबे की बनी आएगी। अब मैं ये चाहिए वहां आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा, अच्छा तांबे की बाइंडिंग है। तांबे की बाइंडिंग है तो इसका मतलब इसके अंदर गुण है, बहुत अच्छे अच्छे गुण है। इसकी तन्यता बहुत अच्छे से, इसकी आघातवर्धना बहुत अच्छे से, इसकी चालकता बहुत अच्छी है, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, 1.72 गुना में 10 की पावर -8 मीटर, और इसकी चालकता है वो 90 से 92% है। इसका फिर घनत्व याद आ जाएगा, गलनांक याद आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट याद आ जाएगी, और इसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? इसको हम आदर्श ना देकर किसकी संज्ञा दे देंगे? इसको मानक की संज्ञा दे देंगे। आदर्श तो है वो तो चांदी हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट वहां याद आ जाएंगे। तो किसमें यूज करेंगे? सो यूज ऑफ कॉपर। कॉपर कहाँ यूज करते हैं? इसका उपयोग विद्युतिक तार, लेकिन तार छोटा ही लंबाई का हो, ज्यादा होगा तो कॉस्टली हो जाएगा। और अगर यूज भी कर रहे हो, ठीक है, जहां आपको बहुत ज्यादा चालकता चाहिए तो उस तार की सेफ्टी हो, अदरवाइज ये चोरी होने का खतरा रहता है। केबल्स, अर्थिंग, इलेक्ट्रो अर्थिंग में खास करके इसका यूज करते हैं, क्योंकि जब आपको अर्थिंग करनी हो, एक तो अर्थिंग होता है किसी मशीनी पार्ट की अर्थिंग करना, ताकि विद्युत का झटका ना लगे, बोल रहा हूँ, या फिर मान के चलो उस मशीन का या व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना। कभी कभार आप अर्थिंग करते हो ना, आप जैसे मान के चलो आकाशीय बिजली से बचाने के लिए आपको अर्थिंग करनी हो, तो आकाशीय बिजली से बचाने के लिए आप तड़ित चालक यूज करते हो, कॉपर का ही बना होता है। क्योंकि चांदी का बना होगा तो नॉर्मल सी बात, अभी खतरा रहता है चोरी वगैरह होना। चांदी का इतना बड़ा तरसूला आपने ऊपर जाके लगा दिया तो नॉर्मल सी बात है कि भाई सबको आस पड़ोस में तहलका मच जाएगा। चांदी का लगा रखा है भाई साहब ने,
ठीक है, तो वो नहीं लगा सकते, कॉस्टली भी होता है। तो तांबे का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि भाई अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ बिल्डिंग की सुरक्षा भी हो रही है, पूरी बिल्डिंग को बचा रहे हैं। कह रहे हैं कि 30 से 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर के एरिया को भी, है ना, 150 मीटर तक भी बोल रही है ये कंपनी, तो जो अच्छे खासे अर्थिंग करके जाते हैं। लेकिन फिर भी हम मानते हैं 50 से 60 मीटर तक की बिल्डिंग को वो अच्छे से कवर कर लेता है। तो वो आकाशीय बिजली को पकड़ेगा और बहुत स्पीड से किसके अंदर भेज देगा? भूमि के अंदर भेज देगा। और पृथ्वी के प्रतिरोध है वो जीरो माना गया है, अनंत नहीं होता। वो सारा का सारा करंट अपने अंदर ले लेता है और अपनी बिल्डिंग को आकाशीय बिजली से बचा लेता है। क्यों बचा लेता है? क्योंकि कॉपर के अंदर कोई भी प्रतिरोध नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, आकाशीय बिजली आएगी, मैं अड़ के खड़ा हो जाऊंगा बीच में, धारा का प्रवाह होने नहीं दूंगा। तो फिर वही क्यों आएगी? वो फिर तो वो बिल्डिंग को नुकसान करेगी। तो वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर आपको अर्थिंग वगैरह करनी हो। इलेक्ट्रोलाइट में, अर्थिंग में, इलेक्ट्रोड में, बस बार में के निर्माण में, विद्युतिक सहायक सामग्री के तथा विद्युतिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये कि वहां यूज करेंगे जहां पर कम मटेरियल लगे, वहां यूज करेंगे जहां पर चालकता आपको ज्यादा चाहिए। बेस्ट चांदी, चांदी के बाद कौन सा है जी? आपका तांबा, कॉपर है। क्लियर है भाई? कितना टाइम हो गया? अच्छा, चलो एक और पढ़ा दूं, फिर बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से रिगार्डिंग कितने के पॉइंट है? बस जल्दी से पूरा कर लेते हैं एल्यूमिनियम का भी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। बाकी बीच बीच में क्लासें मैं यूट्यूब पे डालता रहूंगा, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं डाल पाऊंगा जितनी कि आप सोच पा रहे हो, है ना। ये मत सोचना कि भाई कोर्स बेच, सर को बेचना ही है। देखो भाई, हर चीज की कोई एक, कोई ना कोई, आप पढ़ क्यों रहे हो? आप नॉर्मल सी बात है भाई, इन द सेंस कि भाई कामयाब होने के लिए पढ़ रहे हो, तो मेरी भी कुछ एक बाउंडेशन है कि इतना सारा क्या हो गया भाई, ये ना बहुत कुछ मेरे को भी पेड करके ही लेके आना पड़ता है। मेरी भी बाउंडेशन है ऐप वगैरह वालों के साथ। चलो ये सेट नहीं हो रहा क्योंकि ना इस बोर्ड पे बहुत सारे मच्छर बैठे हैं। एक पेज और है, उसको सेट कर लेता हूँ। चलो कोई नहीं, पीडीएफ में बाद में सेट करके दे दूंगा, क्योंकि ना इसके ऊपर ना मच्छर बैठ जाता है ना एक साइड पे, तो फिर वो एक कॉर्नर को पकड़ लेता है। पकड़ लेगा तो फिर ये जूम वगैरह नहीं होती। चलो काम सा चल गया, ठीक है। पढ़िए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम किसे, को चांदी को किसे बोला? ए जी से। कॉपर को किसे बोला? सी यू से। एल्यूमिनियम को किसे बोलेंगे? ए एल से, एल्यूमिनियम। गुण क्या है? सफेद है चांदी की तरह, एल्यूमिनियम आपको पता है चमकता है, ऑलमोस्ट चांदी से जैसा ही नजर आता है। तन्यता का गुण है, लंबे तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्धनीय है, पतली चादर बनाई जा सकती है। हल्की होती है, हल्की होती है ये। जंगरोधी है, जंग इतना आसानी से नहीं लगता, लगती ही नहीं। और कम विशिष्ट प्रतिरोधकता है, क्योंकि सबसे अच्छी किसकी है? चांदी की। कितनी? 98%। दूसरे नंबर पर कॉपर की 90 से 92%। तीसरे नंबर पे किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। किसकी होती है जी? एल्यूमिनियम की। तो कह रहे, हालांकि इसके इससे पहले गोल्ड की होती है, सोने की इससे ज्यादा होती है, लेकिन सोने का प्रयोग हम ना के बराबर करते हैं। तो ये सोच लेना, तीसरे नंबर पे हमें एल्यूमिनियम ही रखना है। गोल्ड की होती है लेकिन वो अपने काम का नहीं है। विद्युतीय कार्य कहाँ यूज करेंगे? सोने की बनाओगे क्या चालकता तुम? बस बार सोने की बनाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की तुलना में 60% तक होती है। तांबे की जितनी होती है ना, ये पेपर में पूछा भी गया है, और इनका कंपैरिजन भी बताऊंगा मैं। एल्यूमिनियम और कॉपर से रिलेटेड ना कंपैरिजन लास्ट में, जब ये पूरा चालक करा दूंगा ना, तो इनका कंपैरिजन बताऊंगा मैं। हालांकि ये पीडीएफ है ना, मैंने बुक से ही उठा के लगाई है। तांबे और एल्यूमिनियम की तुलनात्मक, तांबा और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसकी तुलना में इसकी जो चालकता होती है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, और तब तक ये सारे आपको याद मिलेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जब चैप्टर के एंड तक जाओगे ना, तो सारे आपको याद हो जाएंगे। तो तांबे की तुलना में, तांबे की मान के चलो अगर 100% हो, हालांकि आप कहोगे सर तांबे की तो 90, आपने बताया कि भाई तांबे की तो सेकंड नंबर पे 90 से 92%, तो फिर आप 60, तांबे की 60% कैसे बता रहे हो? मान लेते हैं तांबे की जितनी भी चालकता है, मेरी जेब में जितने भी पैसे हैं, 100% तो है नहीं, लेकिन मेरे जेब में जितने भी हैं, मेरे आपके हैं, मेरे आपके किसी की तुलना तो नहीं कर रहा। हो सकता है उसके पास तो 5 लाख हो, मेरे पास तो 50 है, मेरे अपने अभी 50, अपने आप में 100%। मेरे जो 50 रुपए हैं, आपके पास जो पैसे हैं, आपके तुलना में, आपके पास जो पैसे हैं मेरी तुलना में, उसका 40%। तो 50 का 40% कितना हो जाएगा? 500 के, आपके पास 30 रुपए। समझ गए? तो तांबे की जितनी भी चालकता है, उसका इसके पास 60% होती है। तांबे के पास जितनी भी चालकता है, उसका इसके पास कितनी? 60%। और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान दे लेना कि एल्यूमिनियम, यानी कि आपकी एल्यूमिनियम की
जो चालकता है वो तांबे की तुलना में कितना परसेंट होती है, तो 60%। कितनी होती है जी, 60%। सामान्य आयतन के लिए एल्यूमीनियम तांबे से 3 गुना हल्का होता है, ये भी पूछा गया है क्योंकि ये हल्की धातु है। तो चालकता देखो, 2 पॉइंट निकले, एक पॉइंट निकला जी चालकता। चालकता के मामले में तांबे की तुलना में लिख रहा हूं, तांबे की तुलना में ये मात्र कितना है, 60% है। अगर तांबा 100% है तो ये 60% है। अगर भार की बात करूं तो ये भार की तुलना में ये 3 गुना क्या है, 3 गुना हल्का है। 3 गुना क्या है, हल्का है। अगर उसका मान के ऐसे सोचो, अगर उसका वैसे तो लिंक बना के याद करा रहा हूं, ऐसा कुछ विशेष पॉइंट नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट। अगर उसका भार, कोई एक चालक तार है, एक तार है जिसकी लंबाई मान लिया भाई 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर मैंने तार ले लिया, 1 मीटर तांबे का तार लो और 1 मीटर आप एल्यूमिनियम का तार लो, मोटाई उसकी सेम हो, तो उसका अगर 3 यूनिट भार होगा ना, तो इसका 1 यूनिट भार होगा, क्योंकि ये उससे 3 गुना हल्का है और उसकी चालकता भी तांबे की तुलना में 60%। समझ गए इस बात को? मान के चलो ऐसे सोलो, केजी में बता रहे हैं। अगर कोई एक तार है, जितनी लंबाई का तांबे का तार है उतना ही लंबाई का एल्यूमिनियम, लिंक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से, लेकिन इनसे ये मत सोचना कि सर ने गलत बता दिया, याद कराने के सेंस में बता रहा हूँ। एक पूरा मतलब 50 मीटर का एक तांबे का तार है और 50 मीटर का आपका एल्यूमिनियम का तार, दोनों की मोटाई एक जैसी है, डायमीटर, जिसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, दोनों का समान है। तो 50 मीटर के तांबे का तार का वजन अगर 150 केजी हो, 150 किलोग्राम का है वो बंठल, तो 50 मीटर का एल्यूमिनियम का तार उससे 3 गुना हल्का, मात्र कितना होगा, 50 केजी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। और उसकी चालकता अगर 100% है तो एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होगी, 60%। दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की तुलना में 60% तक होती है। सामान्य आयतन के लिए एल्यूमिनियम तांबे से 3 गुना हल्का होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको, और बस ये याद कर लेना, 3 गुना हल्का होगा और इसकी चालकता 60% होगी तांबे की, तांबे से तुलना करके पढ़ना है इसको। एल्यूमिनियम का गलनांक जस्ट पढ़ना है, यहां से नहीं पूछा जाएगा। 660 डिग्री सेल्सियस होता है। अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 2.3, और घनत्व कम है इसका मतलब वजन भी कम होगा, 2.3, मात्र 2.3। और उसका हमने देखा था कितना था, 8 पे था, कितना था, 8 कहाँ गया, कॉपर का कितना था, तांबे का 8.93, और इसका कितना है, 2 से, तो वही बहुत कम है। और चांदी का इससे भी ज्यादा था, कितना था चांदी का, चांदी का हमने देखा था 10 की कैटेगरी में था, कितने की रेंज में था, 10 की रेंज में था। क्लियर है भाई? फिर बोलता है भारत में अधिकतम मात्रा में उपलब्ध होने वाली सबसे अधिक उपयोग, भारत में ये सबसे ज्यादा उपलब्ध है, इस वजह से सबसे ज्यादा प्रयोग में दिखाई जाती है। हालांकि इसकी चालकता का ऑर्डर है वो 4th नंबर है। हालांकि यूज हम 3rd नंबर पे करते हैं, सबसे ज्यादा चांदी की 90 से, सॉरी 98%, कॉपर की 90 से 92%, इसकी चालकता तांबे की तुलना में 60%। मान लेते हैं उसकी 90, उसका 60%, 60 पर 90 का 60% निकालेंगे, 9 बोलो, 9 छिके 54, 54% इसकी, 54 से 60% के बीच में, क्योंकि वहां 90 से 92 था, इतनी इसकी चालकता रहती है, लेकिन तांबे की 60% है। फिर भी इसका ज्यादा प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई ये भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, उपलब्ध है तो सस्ता है। सोने की खान तो 1 2 3 4 ही है, चौथी तो ना के बराबर ही मानो, तो इस वजह से सोना महंगा है, क्योंकि इतना इसके एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा भंडार है, इस वजह से ज्यादा उपलब्ध है, ज्यादा उपलब्ध है तो सस्ता है, सस्ता है तो इसका प्रयोग हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, हालांकि इसकी इसकी चालकता है वो, वैसे देखा जाए 4थे नंबर पर सबसे ज्यादा किसकी होती है, एल्यूमिनियम की, दूसरे नंबर, सॉरी चांदी की, दूसरे नंबर पर कॉपर की, तीसरे नंबर पर गोल्ड की, फिर एल्यूमिनियम की आती है, लेकिन यूज करते हैं हम तीसरे नंबर पे। फिर 2 नाम इसके, ये एल्यूमिनियम के प्रकार मैंने एक बताया था, जो आपका थोड़ा सा कम कठोर होता है उसे बोलते हैं अयनीकृत एल्यूमिनियम, और जो कठोर होता है उसे कठोर एल्यूमिनियम बोल देंगे। ये हमने कॉपर में भी किए थे, है ना, जिसमें आपने अयनीकृत कॉपर और कठोर कॉपर देखा था। बोलता है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में फ्लेक्सिबल केबल, भाई आसानी से मुड़ जाता है क्योंकि कठोर नहीं है, केबल के कम क्षमता वाले मोटर वाइंडिंग में प्रयोग करते हैं। मोटर वाइंडिंग अच्छी मोटर होगी तो वाइंडिंग किस में होनी चाहिए, कॉपर में। अगर कम क्षमता वाली मोटर है, भाई लोड ज्यादा ना पड़ता हो, तो उसकी बाइंडिंग किस में कर सकते हो, एल्यूमिनियम। लेकिन वो एल्यूमिनियम की बाइंडिंग उसमें जल जाने का खतरा रहता है, क्योंकि उसकी चालकता इतनी अच्छी नहीं होती, और चालकता नहीं है तो इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो मतलब धारा को उष्मा के तौर पर नष्ट करता है, उष्मा के तौर पर नष्ट करता है, इसका मतलब उष्मा ज्यादा होगी, टेम्परेचर होगा, यानी कि वो गर्म जल्दी होगी, और गर्म जल्दी होगी तो उसके एनिमल्ड, यानी कि उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो टूट जाता है, इस वजह से वो बाइंडिंग आपकी
नष्ट जल जाती है और आपकी मोटर भी खराब हो जाती है। ठीक है, हालांकि ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा मशीनी पोर्शन में, मिक्स नहीं कर रहा, बस जस्ट आपको यहाँ जो बताया जा रहा है उसे पढ़ लेना। कठोर एल्यूमिनियम, इसका उपयोग सिरों पर ये चालक, जो सरों पर जो हेडलाइंस होती है टावर वाली या फिर आपकी एल टी एच टी, वो ज्यादातर किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। सरोपरी चालक तथा बस बार के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग तांबे के स्थान पर किया जाता है, परंतु इसकी सुदृढ़ता तांबे से कम होती है, जिसके कारण तांबे से कम महत्व दिया जाता है। भाई तांबे की तुलना में तो भाई ये बहुत सारे स्टेप नीचे है, 60% ये क्या है, कम चालकता है इसकी। मतलब तांबे की तुलना में इसकी 40% कम चालकता है, क्योंकि तांबे की 100 है तो इसकी 60% है, लेकिन ये 3 गुना हल्की है। लेकिन फिर भी इसको हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में इसके बहुत अच्छे से उपलब्ध है, और इसकी चालकता चौथे या तीसरे नंबर पर आप रख सकते हो, तो इस वजह से इसका प्रयोग ज्यादा किया। ठीक है, तो ये जस्ट आपको ऐसे पढ़ता चलना है, एक टाइम आएगा। अब अगली क्लास होगी स्टार्ट, तो मैं पीछे का सारा रिवाइज कराऊंगा। क्लास के स्टार्टिंग में मेरी तरफ से रीजन, क्लास के एंड में आपकी तरफ से रिवीजन, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए चालक, अर्धचालक और कुचालक, तो सारी पीडीएफ को एक साथ पढ़ देना, बार बार पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना। 3 से 4 नंबर का आपका ये पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और आगे चलकर आपको होप सो आपने मेरे साथ क्लास को एंजॉय किया होगा। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, फाउंडेशन बैच में आप जा सकते हो, 499 रुपए में इनरोल कर सकते हो, जिसमें क्लास की पीडीएफ के बाद वन लाइनर फॉर्म, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस करना हो जाए तो ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों को यूट्यूब पे सॉल्यूशन करा रखा है, वहां से भी आप अपनी मजबूत कर सकते हो पोर्शन को। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।